Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope everyone is doing fine. We are here with yet another episode of WandaVision. In WandaVision, as you know, कि हम किसी न किसी गेस्ट के साथ यहाँ पर आते हैं जो कि ट्रैवल और टूरिज़म से रिलेटेड होते हैं और उनके पास अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए और बहुत सारी एक्साइटिंग स्टोरीज़ होती हैं हमें बताने के लिए. इसी तरह की एक शख्सियत के साथ हम बैठे हुए हैं आप और वो है उमर सलीम. Umar Salim, thank you very much for coming. Thank you very much for having me and salam to all your viewers. You are an amazing person. I've been following you and know you for ages. Yeah. We've been connecting like 15 something like 15 years exactly. Yeah, exactly. 15 wonderful years actually. Wonderful years. तो हम वही एक कम्युनिटी जहाँ पे जैमिंग भी हो रही होती थी. कम्युनिटी थी लाइक एक ड्रिवन कम्युनिटी जो कि सब अपने अपने प्रोफेशंस के चीते एंड इन द इवनिंग्स इट्स लाइक ऑल बडीज यू नो कमिंग अप टुगेदर और जैमिंग हो रही होती थी और कोई ट्रैवल पे निकल रहा होता था और वो सारी चीज़ें. तो इट्स बीन अ नॉस्टैल्जिक यू नो थिंग फॉर मी एज वेल. तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. थोड़ा सा अपने बारे में व्यूअर्स को बताइएगा. ज़रूर. सो मेरी आई एम अ पैशन ड्रिवन पर्सन. ठीक है. और पाकिस्तान में पूरी दुनिया में टूरिज्म से रिलेटेड जो भी बंदा होगा वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इज़ अ लेबर ऑफ लव. तो इफ़ यू आर कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन बिकॉज यू थिंक इट्स प्रॉफिटेबल या यू ठीक है आई मीन पीपल पे देयर बिल्स थ्रू इट बट इट यू कैन बी डू 10,000 थिंग्स मोर विच आर मोर प्रॉफिटेबल विद योर टाइम. दिस इज अ लेबर ऑफ लव. और इसके अंदर सो आई एम अ पैशन ड्रिवन पर्सन. तो मेरी जो माई लाइफ स्टार्टेड as I guess as an equestrian. My father was a polo player in the army. तो मुझे घोड़ों का बचपन से था. फिर I transcended from horses into marine water sports because we were growing up in Karachi. मेरे पास बहुत अच्छी opportunities थी diving करने के. So I became one of the first recreational divers in Pakistan. मुझे याद है कि जब मैंने PADI is Professional Association of Dive Instructors. तो एक लाइसेंस देयर टू अथॉरिटीज जो लाइसेंसिंग देती है टू डाइव एनीवेयर. मुझे याद है कि जब मैंने पैडी किया था मिड 90s के अंदर तो पाकिस्तान में रिक्रिएशनल डाइवर्स की बात करूँ नॉट प्रोफेशनल लाइक नॉट इंडस्ट्रियल डाइवर्स या जैसा वॉरफेयर वाले डाइवर्स होते हैं जो नेवी के होते हैं. रिक्रिएशनल डाइवर्स शायद पाकिस्तान पूरे में 100 भी नहीं थे उस वक्त. आई वाज अ वेरी यंग गाय. आई वाज इन माय टीन्स एट दैट टाइम. तो तब मैंने वो किया. वन पैशन लेड टू अनदर पैशन दैट देन लेड टू मोटर स्पोर्ट्स. तो फिर व्हेन आई वाज इन अमेरिका तो मुझे एक बड़ा यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली रेस स्कूल ज्वाइन करें. मुझे पहली मैं कहा पाकिस्तान से निकला हूँ सेम वही इंजीनियरिंग और डॉक्टरी नहीं करनी. माय पेरेंट्स हैड सेंट मी देयर फॉर बिजनेस स्कूल बट आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ बिजनेस स्कूल विदाउट टेलिंग माय पेरेंट्स and I joined race school which is more expensive but it gave me the opportunity. मैं कराची में बड़ा अपने आप को ड्राइवर समझता था. People, my friends used to think I'm a very good driver. मैं बड़ा rash street racing type. When I came into professional racing in America, then I realized कि wow ये तो बड़ी ज़बरदस्त एक industry एक sport है इसके अंदर बड़े rules हैं. Then I found out कि my driving is nowhere, you know, when you driving. So I did that. फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने पाकिस्तान में dormant थी non-existent थी motor sports. तो मैंने रैलीज वगैरह शुरू कराई. अब माशाल्लाह आपके सामने बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई. तो पहली रैली 2004 में मैंने 14 अगस्त को कराई थी फ्रीडम रैली के नाम से ग्वादर में. फिर 2005 में चोलिस्तान शुरू हो गई. अब यू नो चोलिस्तान इज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट. अब तो मेरे ख्याल है 10-11 रैली इवेंट्स है साल के पाकिस्तान में. ऑटो क्रॉस वगैरह भी हम लोगों ने तभी कराची में शुरू कराई. आई इवन रिमेंबर कि आपने एक इस्लामाबाद में पिस्टन कप के नाम से एक पिस्टन के कप हुआ ये था कि जब मैंने पहली रैली कराई ना 2004 में उसी ज़माने में पाकिस्तान में एक मीडिया बूम आ रहा था. प्राइवेट टीवी चैनल्स वर ओपनिंग अप. तो मैंने एक टीवी चैनल केम अप टू मी एंड दे सेड कि यार ये आप मोटर स्पोर्ट्स रिलेटेड शो करें मैं हमारे लिए. तो मैंने उनके लिए किया. तो वहाँ से फिर एक सैटेलाइट चैनल है आई डोंट नो इफ आई एम प्रिवी टू सो हम टीवी दे सेड कि डू. सो आई स्टार्टेड डूइंग पाकिस्तान्स फर्स्ट कार शो ऑन टीवी व्हिच इज कॉल्ड हाई ऑक्टेन. तो वहाँ से वो गाड़ियों का सीन ऑन हो गया. तो जब मैं इस्लामाबाद आया तो यहाँ के जो ड्राइविंग और रेसिंग एंथुसियास्ट थे उन्होंने कहा ओ उमर भाई उस वक्त आई वाज काइंड ऑफ नोन बिकॉज माय टीवी शो स्टिल ऑन एयर. तो उन्होंने कहा कि यार वो यहाँ कुछ करते हैं. तो मैंने पिस्टन कप कराया. मसला ये हुआ कि पिस्टन कप वाज द फर्स्ट रैली क्रॉस / ऑटो क्रॉस एवर टू बी डन इन इस्लामाबाद. मसला ये हुआ कि उसी ज़माने में
एंड जब मैं आया था और ये पिस्टन कप कराया तो बहरिया टाउन में एक रेस इवेंट हुई थी, Yes, I ड्रैग रेस remember. इवेंट। आई डोंट लाइक ड्रैग Yes. रेसिंग। उसमें एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, तो Oh, yes. क्योंकि हम लोग एज ए नेशन नी जर्क रिएक्शन में बिलीव करते हैं, तो वो हराम कर दी Ban हो रेसिंग, बजाय इसके कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स किए जाते, उन्हें रेसिंग ही वो कर दी, तो उसकी वजह से बड़ा एक सेटबैक हुआ था। तो खैर एनीवे, तो ये सारे मेरे शौक थे। जब रैली मेरा शौक था, रैलीज होती है आउटसाइड द सिटीज इन रिमोट डेजर्ट एरियाज, तो वहां से, और ऑब्वियसली एडवेंचर का शौक होना चाहिए। यू कैन नॉट बी अ रैली ड्राइवर और रैली एंथुसियास्ट इफ यू नॉट इनटू इट। जो लोग रैली देखने भी आते हैं ना, वो भी एडवेंचरर्स होते हैं, वो भी कैंप उनको करना पड़ता है, शहरों से दूर है, डेजर्ट के बीच में, वो भी वहां पे खुद अपनी कुकिंग कर रहे होते हैं, टेंट लगा रहे होते हैं। सो and then you get to see the country that you're in, and we are in an amazing country, you know. So मेरा exposure था from down south, हमारी 1650 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, which is one of the best in the world. Indian Ocean है, you know, it is one of the richest oceans in terms of marine life, ठीक है। तो वहाँ से लेके northern areas तो खैर हमारे पूरी दुनिया में, because we are the roof of the world. ऐसे ही है। दुनिया की 110 ऊंची तरीन पहाड़ों में से 100 पाकिस्तान में, so that ends the debate, ऐसे ही right? है। There is no debate. So then तो फिर मेरा जो नेक्स्ट पैशन बन गया, वो बन गया दिस। जब मोटर स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री को सेटबैक मिला ना, तो देन आई काइंड ऑफ, वो ये वही ज़माना है व्हेन वी वर हैंगिंग आउट अ लॉट, जब हम लोगों, तो आप लोगों की दोस्ती की वजह से भी मैंने आवारागर्दी शुरू कर दी। देन आई रियलाइज कि यार ये टूरिज्म का बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में। सो एंड सिंस देन आई हैव बीन इनटू टूरिज्म, सो दैट इज माय नॉट सो शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ऑसम जी, आप मेरा ख्याल है पाकिस्तान के one of the few or only FIA licensed. I am the only one who has an FIA license. There are FIA certified drivers in Pakistan. FIA is the world governing body. ये वो intelligence agency नहीं है। FIA stands, it's जो motorsports की official language है ना, वो French है। So it stands for Fédération Internationale des Automobiles, you know, the Federation International of Automobile, and it's based in Geneva. It's over 100 years old organization. जब से गाड़ियाँ तब से racing है। तो I am the only one who has an international racing license. Only Pakistani to have that. Yes. Okay. This is wonderful. मैं तो मतलब आज कॉन्वर्सेशन के मूड में था, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ सुनना पड़ेगा। Sorry. If I'm I'm enjoying that. As long as the moment you start getting bored or your viewers are getting bored, just let me know. You know. नहीं, that's fantastic. मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि truly Pakistan is where we are, you know, doing a lot of these things. Wonder Vision is a podcast, you know, based for Truly Pakistan, and we have a framework. We have a very interesting framework. It is called Discover, Uncover, and Recover. Wow. Right? Okay. And each has its own mechanism. Let me explain a little bit, and then Please. I'll loop you in. So in Discover part, what we do is कि हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनके experiences हैं ठीक है इस इंडस्ट्री के अंदर, बिल्कुल ठीक है। any kind of things, like it can be a hotel owner, it can be, you know, someone from the decision maker, policy maker for this industry, it can be a nomadic traveler, enthusiast, motorsports enthusiast, and anyone and everyone related to this. तो हम उन लोगों से बात करते हैं और उनके experiences को explore करते हैं in Discover part of our framework. उसके बाद आता है Uncover. सो अनकवर भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक फ्रेमवर्क का पार्ट है। उसके अंदर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करते हैं जो कि अभी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, यू नो। सो नॉट लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दैट, बट इट्स देयर, लाइक आउट देयर, लाइक गो एंड अडॉप्ट इट, यू नो। मे बी एक नई टूरिस्ट प्लेस जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुई, एंड सेम गोज़ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेसेस एज वेल, कि एज फार एज there is a alternative for you know Murray, we can have that as you know Discover and Uncover, you know. And then there is Recover part, which is very you know that comes under sustainable you know tourism के, और इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं, जिसके अंदर हम पॉलिसी की बात करते हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव्स की बात करते हैं, और एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू कि जो हम ख़राब कर चुके हैं और उसको सही होने की ज़रूरत है। So that comes under Recover. Wow. So that is the framework we work you know under Discover, Uncover and Recover. और ये बात मेरा ख्याल है कि हर इंडस्ट्री में हर चीज़ में अप्लाई होती है, लाइक इवन इन नोमैडिक लाइफ, उसमें भी डिस्कवर अनकवर रिकवर है कि देयर आर एक्सपीरियंसेस, there are a lot of unexplored you know ventures that can be done, and then again sustainability वाला एंगल जो कि करने की ज़रूरत है, और वो करेंगे। तो इस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं आगे। प्लीज तो इसमें मुझे थोड़ा सा आप ये बताइएगा
कि what motivated you to launch Wild Watan Safari? So Wild Watan Safari, first of all, मैं ये बता दूँ, is an informal, unofficial sort of company. It's a name that literally hit me like जैसा एक ख्वाब आता है ना, an epiphany. उस तरह मुझे आया Wild Watan Safari because I think पाकिस्तान की ब्यूटी ये है कि हम ये मुल्क बिल्कुल अनटैप्ड है. People don't realize this कि हम पाकिस्तान का सिर्फ 20% जो लैंड मैस है हम वो यूज़ कर रहे हैं. अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें, एक्चुअल सैटेलाइट इमेजरी, हमारे जितनी आबादी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने शहर हैं, सब कुछ ऑन आर ईस्टर्न बॉर्डर, लॉन्ग द बॉर्डर विद इंडिया है. ठीक है, ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर. तो सारी पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहीं पे है, सारे शहर भी वहीं पे. इक्का दुक्का शहर है, कोयटा के अलावा शायद ही आप किसी शहर का मेजर सिटी का नाम ले सकें जो इज वेस्ट ऑफ द इंडस. बट मजे की बात है कि 80% ऑफ पाकिस्तान लैंड मैस इज वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर. समझ रहे, खाली वाइल्ड, दिस इज अ वाइल्ड टेरिटरी. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो वहां से आया कि यार इसके अंदर घुमा फिरा जाए एंड ऑल दैट. फिर क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ जैसे पहले मैं बोलता आवारागर्दी शुरू कर दी थी, आई रियलाइज्ड कि पाकिस्तान का जो टूरिज्म थ्रस्ट है एज अ नेशन एंड हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स है उनका, वो रहा है बिकॉज क्राउनिंग ग्लोरी पाकिस्तान की वही हमारे पहाड़ है, जिसका बिल्कुल भी ये मतलब ना है ना होना चाहिए कि बाकी जगह वर्थवाइल नहीं, बाकी जगह बियॉन्ड अमेजिंग. एग्जैक्टली. ठीक है. सो दिस वाज द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम वाज कि आई रियलाइज कि समर वेकेशन होती है समर्स में. समर्स अ ग्रेट टाइम टू गो टू द नॉर्थ व्हिच इज द माउंटेन्स वी हैव द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो हम लोगों ने सिर्फ उसको डेवलप किया. ना आई रियलाइज कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि अगर मैं अपने बाहर से किसी दोस्त को कह रहा हूँ कि कम टू पाकिस्तान, लेट्स एक्सप्लोर पाकिस्तान, या मैं अपने किसी लोकल दोस्त को कह रहा हूँ, होम ग्रोन पाकिस्तानी को कह रहा हूँ, लेट्स एक्सप्लोर आवर कंट्री, इट कैन नॉट बी डन इन वन सीजन. In the summers, you can only do part of the mountains. Exactly. Then you have spring and autumn. Then you have winters, and winters is the हमारी coastline winters का जितने अच्छे हमारे पहाड़ summers गुजारने के लिए ना, शायद मेरी अल्फाज ये हैं कि उससे शायद बेहतर विंटर्स गुजारने का इलाका हमारी कोस्टलाइन है. इट्स द परफेक्ट जन्नत का मौसम है, ना गर्मी ना सर्दी. द सी इज वेरी क्लीन बिकॉज ये मानसून इफेक्ट चला जाता है, सारी विंड चली जाती है. द सी बिकम्स वेरी प्लेसेंट, बिल्कुल काम हो जाता है. जब वो काम हो जाता है तो वो सुपर क्लीन है. मैं आपको वीडियोस अपने फोन पे पाकिस्तान की दिखा सकता हूँ, पाकिस्तान की बीचेस की और कोरल रीफ्स की. आप कहोगे कि मालदीव्स की, एंड पीपल डू से दैट. ठीक है. So the idea was कि and the final जो चीज़ थी वो थी कोविड. जब कोविड आया तो दुनिया चेंज हो गई है. We live in a post-COVID world. It's an amazing world by the way, because now we have so many remote workers. ठीक है, people who don't have an office job. Exactly. उनका office is in the palm of their hands, their laptop or their phone. As long as they have good internet connectivity, Exactly. they are sorted. Yeah, exactly. COVID changed everything. मतलब हमारा काम करने का तरीका ही बदल गया. Exactly. So why doesn't tourism change? We have to evolve with the times. So Wild Watan Safari is all about evolving tourism scene of Pakistan to a post-COVID world. ठीक है? Where people, so more and more Pakistanis are now not getting married. So ये एक niche है, but it exists. They're not getting married. They're not settling down. They don't want to have children. They don't want to live वही एक script, घिसा-पटा script. They want to do their own thing. They want to live big and they want to die young. I want to give that opportunity through Wild Watan Safari कि आओ हम सर्दियाँ गुजारेंगे on the beach. I will give you internet. तुम लोग वहाँ से अपना काम करो. तो रोज फिशिंग करो, अपनी फिश खुद पकड़ो. You know, sustainable living. There will be horses क्योंकि I have a love for horses. So this horse is a theme which पाकिस्तान की. So I'm also an anthropologist by the way. So पाकिस्तान की genetics के अंदर our love for horses is there. ठीक है. एक आम गांव के अंदर छोटा मोटा जो मेला होता है ना नेज़रबाजी का, उसमें 1500 से 3000 घोड़ा एक वक्त में एक जगह. ये दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता. एक जगह पे 3000 घोड़ा, 6000 घोड़ा. पीपल कैन नॉट इवन इमेजिन दैट. सो ये हमारे सीजन में सर्दियां, ऑटम, स्प्रिंग, इसमें ये हर गांव की कहानी होती है. एक ये नहीं कि उस वक्त मुल्क में एक मेला हो रहा है जिसमें 1500 या 3000 या 6000. उस वक्त भैया वक्त मुल्क में कम से कम 5-6 मेले हो रहे थे जिसमें इतने घोड़े एक जगह पे मौजूद हैं. सो दिस आर लव फॉर हॉर्सेस. इट्स ऑल्सो जो post COVID world is also a more conscious world, ecologically speaking. You know, people are more eco-friendly now, more. तो मैं कहता हूँ कि घोड़े से ज़्यादा वो क्या. So I believe, so Wild Watan Safari is all about ranches, horses, and a place where you can live eco-friendly, away from the noise. Because क्या फ़ायदा रिमोट वर्कर का अगर आप फिर भी शहर के अंदर बैठे हुए, गंदी पोल्यूटेड एयर, गंदे हॉर्न की आवाज़ें, लोगों की चिक चिक पिक पिक, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन की शहरों में, हर वक्त झगड़े. उस चीज़ से अपने आप को डिटॉक्स करें. एंड
डे टू डे लिविंग को आप टूरिज्म के साथ मर्ज करते हैं. दिस इज द आइडिया. अमेजिंग जी, ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है. लेकिन अभी आपने बात की कि आपने लाइक एक नीश देखी है कि जहाँ पे आपने कहा कि अनमैरिड और वो सारे, क्या मैरिड लोगों के लिए भी कुछ है? Sure, there are of course, like at least I'm not personally वो, but मेरे for instance wild within safari के अंदर there's no criteria कि you have to be unmarried. You could be married, you could even have children as long as you're all ready to live remotely. Yeah. ठीक है. मैं तो उन माँ बाप को आजकल के ज़माने में उन माँ बाप को सलूट करता हूँ जो who are homeschooling their children, because you see all of your knowledge is present on a cell phone or on a tablet. Every kid has a tablet. Don't send them to the same घिसे-पिटे school. आजकल schools, by the way, and I'm sorry if any school owners are watching this, but schools are a great place to destroy your child's future. जिधर वो drugs भी, first time I smoked a cigarette was in school with my school friends. You know what I'm saying? So homeschooling is a much better concept, especially जो wild within safari offer कर रहा है. वो क्या हम offer कर रहे हैं? सर्दियाँ on the beach, diving, sailing, all of these. I am a sailor. With all of these are the real life skills. ठीक है? Riding, ठीक है? Hiking, mountaineering in the summers, paragliding. These are real life skills. And when you're moving from season to season, you're moving from one side of the country to the you're also on the road, and the road teaches you so much. यार आपको छोटी और कुछ नहीं तो छोटे मोटे गाड़ी के ही मसले हल करने आ जाते हैं. So that is the kind of, I think, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, maybe this will sound very dramatic and radical to you and your viewers, but चाहे कुछ भी कर लो, within the next 5 to 10 years, this is how the successful children of the future are going to be raised like this, by parents like this. Hippie almost, bohemian parents. I'm telling you, people who are ready to think and live outside the box. Really? Yeah. Zabardast. That's another angle you have given. I'm telling you, because the box is too full now. Exactly. The problem with the box is it's so full that there's nothing left in it. So why stay in there? True, and I believe that because हमारा जो tourism का अगर infrastructure देखें और influx देखें और उसके साथ साथ economic factors देखें तो वो out of reach ही होते जा रहे हैं तकरीबन. ठीक है, तो जो हम like 4-5 साल पहले अपनी फैमिली के साथ जा सकते थे कहीं एक हफ्ता गुजारने, it's very difficult to sustain that. Why is it difficult? Because आपने एक साथ एक घर भी रखा हुआ है जिसका आप रेंट भी दे रहे हो, जिसकी आप बिजली के यूटिलिटीज वगैरह भी दे रहे हो, जो भी आपने स्टाफ भी रखा हुआ, प्लस वो वाले सारे खर्चे मैनेज करते हुए now you're also you have to take funds out, siphon funds out of there and pump it into your tourism. I'm saying merge the two. Forget the घर का rent. You come up with, so now long stay hotels, the future of hotel industry in Pakistan, of hospitality in Pakistan is long stay. This is my ये मेरे market, and I'm anybody I'm ready to, you can challenge me on this. In the next 5 years, the best hotels जिनके लोग examples दे रहे होंगे, जिनकी occupancy भी सबसे वो होंगे जो long stay facilities दे रहे हैं. And those kind of hotels may even have and should even have daycare centers ताकि parents can just, you know what I'm saying? Yeah, that makes sense. Yeah. Definitely. अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि let's talk about some experiences. Sure. तो आपका most unforgettable experience कौन सा होगा, route के हिसाब से या फिर landscape के हिसाब से? Wow, man, this is, you've asked me the most difficult question to answer. It's the easiest and yet the most difficult because Pakistan is so blessed, mashallah. But to be perfectly honest, the first the one that comes to my mind is a bike trip, which was my first bike trip. जो आपका मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, who I'm talking about, Mr. T. उसके साथ मैंने किया था. We were on 2 bikes and we went and because it was both of our first bike trip, तो we were ill prepared. हालांकि हमने अपनी तरफ से बड़ी preparations की थी, तो जो unforeseen adventures आई ना, it was amazing. The best thing is the thing is adventure कहते ही इस चीज़ को है कि where unforeseen things come up and then you tackle with it, and the way to deal with it is with a good attitude. And we have the best memories. हम गिरे भी, हर चीज़ हुई, but we have the best memories because we were just having a great time. You know what I'm saying? And if you decide not to have a great time, if you decide to make it a source of stress or anxiety for you, then it could have been, the same events could have been the worst of our life. Yeah, that's our worst memory. But it ended up being the best memory. We got attacked by bears. Yeah, wild bears in Deosai. They came to our tree camp. We enjoyed that even.
you know, क्योंकि हम लोग थे कि यार you know when you go on a bike trip like that, you know, तो आपको होता है कि there's a very high likelihood that you may die and never come back home. So getting eaten up by a bear is a pretty good way to die. It's unique, you know. बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है आपके साथ, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। Pleasure is all mine, brother. और मैं It's always good to catch up with you. एग्जैक्टली, और मैं भी सारा नॉस्टैल्जिक फिर रहा हूँ और जो भी जर्नीज थी। एंड आई रिमेंबर आपके पास वो ट्रक था जिसे हम टैंक कहते थे। हाँ, टीके। तो या वो मैंने so yeah, I'm a big fan of old military vehicles and Pakistan has such a huge military, उनके इतना हार्डवेयर होते हैं। एक पाकिस्तान में पाकिस्तानी होने का एक जो बहुत मजे की बात है वो हमारे मिलिट्री ऑक्शंस हैं। ओके, क्योंकि बड़ी अच्छी गाड़ियाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वहाँ से। तो वो मैंने एक ट्रक लिया था which is a European make, जो फौज ने ऑक्शन किए थे। I got it from the auction yard and उसको एक मिलिट्री, अच्छा मजे की बात ये है कि इफ यू पे अटेंशन टू एंड आई विल सेंड यू पिक्चर्स, तुम्हें तो याद ही होगा वो जो ट्रक का पेंट जॉब था, एक वो कितने साल पहले हमने किया। अब जब पाकिस्तान के JF-17 गए इंग्लैंड में टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, तो उन पे जो पेंट एग्जैक्टली द सेम पेंट। आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ, यू नो। एग्जैक्टली, एंड वी विल यू नो शो यू द पिक्चर्स एज वेल। अभी साथ में चल रही होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो अभी भी है? नहीं यार, वो मैंने एक पूरी फ्लीट बनाई थी ऐसे ऐसा करके। पहले मैंने एक ट्रक लिया, फिर मैंने एक बगी बनाई, फिर मैंने इसी तरह आर्मी ऑक्शन के कोई डबल कैबिन वगैरह। सो मेरे पास एक बाइक भी, सो कुछ 6-7 व्हीकल्स की एक बड़ी ज़बरदस्त फ्लीट बन गई थी वाइल्ड वतन सफारी के लिए। बट देन व्हाट हैपेंड वाज कि आई रियलाइज के ये जो रैंचेस क्रिएट कर रहे हैं ना, आई रियलाइज के फॉर एनी हॉस्पिटैलिटी आउटफिट, फॉर स्पेशली ये जो था वाइल्ड वतन सफारी, इसके लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था टू एक्वायर माई ओन प्रेमिसेस। 1-2 जगहों पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे आई वांटेड। तो वो जो लैंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी ना, जैसा कि मेरा एक रैंच है जस्ट ऑफ द बलकसर इंटरचेंज, पंजाब की सबसे बड़ी झील है धराबी, उसके इर्द गिर्द। सो वहाँ पे घोड़े शोड़े, यू नो, सो दैट्स द फर्स्ट वाइल्ड वतन सफारी रैंच, यू नो। सो ये अप टू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आई वांट टू क्रिएट दीज रैंचेस। So I don't come from that kind of money, you know. तो I could either have one or the other. So वो वाला शौक खासी हद तक पूरा कर लिया, even though I swear I miss that fleet every day. खास तौर पे वो जो ट्रक है, बट वो इंशाल्लाह फिर बन जाएगा। बट वो लैंड डील जो है वो बार बार आपको नहीं मिलती। So I was like okay, so I liquidated the entire fleet. और मैंने वो वाले फाइनेंसेस जो है ना, वो फंड्स वो मैंने ट्रांसफर किए टुवर्ड्स लैंड एक्विजिशन। अब देखो ज़मीन की कीमत तो ऊपर ही ऊपर जानी है। सो मैंने हर जगह जहाँ जहाँ वो ज़मीनें खरीदी हैं वो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा इसी नीयत से खरीदी हैं, बिकॉज आई वांट द फ्लीट बैक। वाइल्ड वतन सफारी इज नथिंग विदाउट दैट फ्लीट। सो आई स्टिल हैव जीप्स फॉर माय ओन पर्सनल यूज, जिसमें मैं बाइक शाइक्स भी हैं, बट वो इतनी दैट्स नॉट, वो एक फ्लीट के लाने के लायक नहीं। सो आई रीबिल्ड द फ्लीट इंशाल्लाह। वी लिक्विडेट सम ऑफ द लैंड जब एंड सही जी, ज़बरदस्त। आई वुड लव टू, यू नो, see that fleet back as well someday, inshallah. Thanks. क्योंकि वो एक तरह से ना एक आइकॉनिक चीज बन गई थी, you know. I miss that so much. ये एक problem है कि, you know, when I'm doing a podcast with an old friend who knows everything, so you bringing up memories which are like sad for me now. Nostalgia जो वो हो जाता है sad. ऐसे ही है जो, लेकिन they are very good memories, you know. That's what makes it sad, you know. Exactly. Oh shit, you know. Okay, so अगर आगे की बात करें, अब आपने कहा कि नोमैडिक लाइफ है, उसमें तो हॉर्सेस की भी आपने बात की, तो हॉर्स बैक सफारीज की तरफ तो आप नहीं जा रहे कहीं? Amazing bro, that's exactly what. यार देखें, बात ये कि जो करंट जनरेशन Z जो हो गई, उसके बाद जितनी भी आनी है अब Z के आगे, I don't know how we going to do the next generation. The alphas and the alphas are here now. अच्छा, so Z के बाद alpha आ रहा है, so I guess we've gone full circle, आ चुका है। So these people are all going to be extremely environmentally conscious. Okay, they will be, and they have a good reason to be, because we have really ruined this planet. We really have, and हम लोग 11th hour पे इस वक्त. So we have to turn back the tide. We have to change the game. We have to readdress things. You know, कि क्या चलना चाहिए, क्या नहीं चलना। तो I guess ये सारी चीज आ जाती है। आपका था ना discover, uncover, recover. Yes. So now I'm talking about recover. So this all comes under the ambit of recover. So we need to recover the planet. We have to recover some of our habits which were planet friendly. Horses are extremely planet friendly. They're much more fun. So I have driven some of the best cars in the world because of I used to race in America.
एंड आई एम टेलिंग यू, एक मीडियोकर घोड़े की राइड जो है ना, वो दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे महंगी गाड़ी से ज्यादा मजे की है। आई एम नॉट जोकिंग, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, मेरे बहुत सारे अजीज हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, उनका मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, वो घोड़ों का शौक भी रखते हैं, गाड़ियों का भी शौक रखते हैं, और ये उनके भी अल्फाज हैं कि यार घोड़े की सवारी का मजा ही कुछ और है। ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर ऑन हॉर्स बैक, और जब आप टेरेन कवर कर रहे होते हैं, वो मजा ही। फिर ये कि वो दैट हॉर्स इज नॉट पोल्यूटिंग द अर्थ, इनफैक्ट द एक्सक्रीमेंट इज गुड फॉर द अर्थ, इज वेरी रिच इन नाइट्रोजन, सो हॉर्स मैन्योर इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर द फ्लोरा, एंड इट्स अ बायोमैकेनिकल यू नो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपके साथ बॉन्डिंग भी हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि जो हॉर्स और ह्यूमन का जो रिलेशन है वो बड़ा एक यूनिक सा है, और ये बहुत पुराना है यार, बहुत पुराना भी है, बहुत। मैं बताऊं, मेरे नज़र से ना घोड़े की एग्जिस्टेंस का कोई और रीज़न, हॉर्सेस डोंट डू वेरी वेल इन द वाइल्ड, घोड़ा और इंसान बना ही एक दूसरे के लिए थे। A horse thrives when he is in human care, and human beings obviously, हम लोग ये तरक्की कर ही ना सकते अगर घोड़ों ने at some point हमारी साथ पार्टनर अपना किया होता। So we owe a lot of our current situation to them. So yeah, I want to bring that back. Recover वाले उस पे हम थे, तो उसमें मेरा, और वही वो हॉर्सेस से रिलेटेड, अब हमारे जो पुराने पाकिस्तान वाला जो एरिया है, इंडो पाक जो कॉन्टिनेंट है, इसके जो मशहूर तरीन लोग थे जिसकी एग्जांपल्स वेस्ट में दिए जाती थी, वो नवाब्स, जिनको वो नवाब्स भी कहते हैं। द लाइफस्टाइल, उनकी हवेलियाँ, उनके घोड़े, और ये वो, अच्छा वो हमारे पास अभी भी बहुत हैं विरसे में पड़े हुए। मेरे अपने पर्सनल दोस्त हैं जो वडेरे हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, पंजाब के, केपी के, उन लोगों के पुराने टर्न ऑफ द सेंचुरी घर हैं, बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, जो उनके ऊपर इस वक्त लाइबिलिटी है क्योंकि उनकी मेंटेनेंस वगैरह, यू नो, टॉकिंग अबाउट वाइल्ड वतन सफारी, नोमैडिक टूरिज्म, बट चेंजिंग द गेम। अभी हमारे पास होटल्स और गेस्ट हाउसेस इतने काबिल नहीं है कि हम उसमें गोरों को, अच्छे गोरों को ठहरा सकें। बैकपैकर्स जो आ रहे हैं वो तो टेंट में भी ठहर जाते हैं, बट इफ यू वांट गुड क्लासी वेस्टर्न टूरिस्ट हु आर बिग स्पेंडर्स टू कम टू दिस कंट्री, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू होटल्स, जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो शायद वो ना कर सके, फिजिबल ना बन सके। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हवेलियां हैं ना, और उन उसमें जो रहते हुए नवाब्स हैं और उनके जो सर्वेंट्स हैं, वो सर्वेंट्स जनरेशनली सर्विस इंडस्ट्री के अंदर दे आर द मोस्ट वेल ट्रेन्ड, यू नो, उनके गार्ड्स, उनके बेरर्स और ये सब कुछ, उनके अंदर औरतों की इज्जत का स्टैंडर्ड ही और है वो। सो मैं ये कहता हूँ कि सो व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट विद वाइल्ड वतन सफारी इज कि ये जितने भी मेरे नवाबी किस्म के दोस्त हैं जिनके पास हवेलियां, आई वांट टू टैप देम एंड आई वांट टू से कि यार एयरबीएनबी कर दो अपनी जगह को, गिव मी फॉर सम ऑफ योर रूम्स, लेट मी डू देम अप, स्टाफ तुम्हारा, and revenue share basis पे, let me send you the traffic. So I would in fact need your help with that too. Definitely I would love to, you know, सर्दियों में ऊपर वाले नवाब को हम ज़हमत देंगे, और सॉरी सर्दियों में नीचे वाले सदर्न नवाब को, और गर्मियों में हम ऊपर वाले नवाब को ज़हमत देंगे, उनका भी शोगल रहेगा, यू नो, एंड और पाकिस्तान की बेस्ट पॉसिबल इमेज बिल्डिंग भी होगी, एंड आई थिंक इट्स आई थिंक कि आपके पास जो है वो ऑलरेडी एक ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अब्रॉड आते हैं जो आपके पास रहते हैं, और वो ये नोमैडिक लाइफ ही एंजॉय करते हैं, एंड आई गेस दे एंजॉय अ लॉट, यू नो, दे लव इट मैन। इस चीज़ का सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि एवरीबडी हु कम्स, नॉट जस्ट टू मी, मैं तो पूरे पाकिस्तान को ये बात कहूँगा कि जो वेयर द क्रेडिट इज ड्यू वो बात बोलते हैं, सारे पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत हॉस्पिटेबल हैं, बट इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस the goras that have come to me are all repeat customers, they all come again and again। हालांकि गोरों की टिपिकल फिलॉसफी होती है कि एक मुल्क को देख लिया अगले को देखो, बट फॉर देम टू कम बैक ये एक बहुत बड़ी बात है। और नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो दे सेंड मोर, वो अपने लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स को बोलते हैं कि यार उधर जाओ, यू नो आई एम सेइंग, तो दे रीराउट अदर पीपल्स, उनके प्लान्स चेंज करा देते हैं। वो जा रहे होते हैं कहीं अफ्रीका, टिम्बकटू वगैरह, देखो कहते हैं नहीं जो तुम चीज़ ढूंढ रहे हो ना, जिस किस्म का जो तुम पुराना एक हॉस्पिटैलिटी और वो जो कल्चर जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें पाकिस्तान में मिलेगा। सो दे सेंड अस मोर पीपल। सो आई थिंक पाकिस्तान is a tourism gold mine. It really is, not just because of what we have to show in terms of geography, पहाड़ है, समंदर है, but our people as well. हम लोग आपस में एक दूसरे से जितने मर्जी लड़ते झगड़ते हैं, what I'm really proud of is कि पाकिस्तानी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हॉस्पिटेबल बहुत है जब वो किसी फॉरेनर को देखता है। नहीं सिर्फ गोरा नहीं, वो गोरा हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, अफ्रीकन लोग आते हैं, यू नो, ब्लैक अमेरिकन टूरिस्ट हैव कम हियर एंड दे हैव हैड अ ग्रेट टाइम। सो द मोमेंट वी रियलाइज कि ये दिस गाय इज फ्रॉम outside of Pakistan, we are very kind to them, we are extremely hospitable and I love that. अच्छा, मैं आपसे अब थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है। Sure.
इतने हॉस्पिटैलिटी जो हमारे पास है ऑलरेडी, हॉस्पिटल पीपल हैं, मुझे भी पता है कि जहाँ पे हम अगर यहाँ से कहीं पे चले जाएं तो वो उतनी ही हॉस्पिटल हैं जितने गोरे के साथ होंगे। लेकिन हमारे पास लाइक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इंडस्ट्री डिक्लेयर्ड नहीं है। उसकी मैं ये समझता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है, वी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। सो इस चीज़ को कैसे केटर किया जाए कि नेशनलाइज्ड प्रोसेसेस कैसे बनेंगे, लाइक व्हाट्स अहेड? यार यू नो आई टेल यू, मेरा इस चीज़ में ना बड़ा अल्टरनेटिव किस्म का व्यू है। मेरा ये कहना है कि जिस चीज़ में सरकार जितनी कम इंटरफेयर करे ना उतना ही बेहतर है। आई एम टिपिकली द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान एंड द ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान इज अ वेरी आर्केक, वेरी स्लो, इनएफिशिएंट, इवन आउटडेटेड किस्म की ना उनकी अप्रोच है हर चीज़ की तरफ। तो जितना इनको बाहर रखो ना इन चीज़ों से उतना मेरा ख्याल है बेहतर। आई थिंक द ओनली थिंग दैट शुड बी इम्प्रूव्ड इमीडिएटली इज आवर वीज़ा प्रोसेसेस, जिस पे मेरे पास बहुत गोरे आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि यार इट इज़ इम्पॉसिबल, इट वाज सो डिफिकल्ट। मुझे कभी कभार मतलब अमेरिकन जब कर रहे थे मुझे ये लग रहा होता है कि वो शायद किसी थर्ड वर्ल्ड मुल्क से आ रहे हैं जो हम उनको इतना नखरा करें। यार वी नीड देयर वो अभी इन द रिसेंट पास्ट वेरी रिसेंटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आई है, बट इट स्टिल रिक्वायर्स मच मोर इंप्रूवमेंट। एंड स्पेशली आवर एम्बेसी स्टाफ, जो हमारे एम्बेसी स्टाफ है ना बाहर मुल्कों में हमारी जो एम्बेसीज हैं, आई पर्सनली थिंक कि दे रियली नीड टू इम्प्रूव। वो लोग बहुत इनएफिशिएंट है, ये बहुत बुरी बात है कि वो बिल्कुल उनके वही सरकारी मेंटालिटी, वही उसी तरह वो दफ्तरों में जो है वेलियां मार रहे हैं जिस तरह यहाँ पे मार रहे होते हैं। दे शुड एटलीस्ट के जो हमारी फॉरेन सर्विसेज है ना, दे शुड बी अ क्लास अपार्ट फ्रॉम। वैसे तो सारी ब्यूरोक्रेसी को इम्प्रूव होना चाहिए, इवन पाकिस्तानियों की, पर चलो यार कहीं तो स्टार्ट करो ना, यहाँ तो स्टार्ट करो। एग्जैक्टली। सो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे हम टूरिज्म इंडेक्सिंग में वर्ल्ड वाइड जहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, वो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि देखें हर इंडेक्सिंग के लिए ना हर कोई गवर्नमेंट से ही रब्ता कर रहा होता है। दे विल नॉट contact me or you or anyone in the industry. This is what they should do. Actually, ये सब चीजें ये प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। सब कुछ ये दिस शुड नॉट बी इन द पब्लिक सेक्टर डोमेन। दिस शुड नॉट बी। मैं बड़ा खुश हुआ था जब PDDC लिक्विडेट हुआ था और वो हुआ था, बिकॉज ये why is the government competing with private entrepreneurs, you know? And फिर when they come in for competition तो वो obviously उनकी एक तरह की monopoly बन जाती है, because they have resources that we don't. और ऊपर से उसके ऊपर वो उनकी क्योंकि monthly paycheck जो है वो guaranteed है, not dependent on their performance, they do a bad job, giving a bad name to everything. मतलब वो एक cascading effect होता है। So और corruption भी अलग था और ये सब कुछ। So I strongly disagree with, I say कि जितनी कम से कम स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हो ना, खासतौर पे जो इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, बिजनेस एरिना के अंदर, वो कम से कम होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो मेरा भी यही ख्याल है कि गवर्नेंस वाला जो पार्ट है ना, दैट शुड बी प्लेड बाय द गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकिंग के अंदर। एग्जैक्टली। और वही पॉलिसी आपकी जब इम्प्लीमेंटेबल पब्लिक सेक्टर में होती हैं तो उनको वहाँ पे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लाइक यार मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि जब PTDC जब भी पाकिस्तान ने बनाया था, PTDC ने इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज, खूबसूरत तरीन जगहें चुन के उधर इन्होंने वो बना दिए थे मोटेल्स, ठीक है। तो यार वो खूबसूरत तरीन जगहें किसी सेठ को दिखा देते और उसको कहते कि यार हमारे पास बड़े पैसे हैं, हम तो खुद बना सकते हैं होटल, पर चलो थोड़े से पैसे तुम डाल दो, थोड़े से हम डाल देते, यू नो, उसकी एड कर देते। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आई एम इवन अगेंस्ट दैट बाय द वे, ठीक है। बट आई एम सेइंग कि you could give some kind of support, you know, it could be for profit. आप कह सकते थे कि इतने अरसे में तुमने वापस करने। The idea was to improve tourism, right? जब आप एक तीर से दो शिकार कर सकते थे कि टूरिज्म भी इम्प्रूव कर देते और GDP भी, मतलब लोगों को बिजनेस, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और न्यू बिजनेस, मतलब काइंड ऑफ लीजिंग इट आउट। एग्जैक्टली, काइंड ऑफ। तो वो भी कितनी वो, और उसमें भी करप्शन का भी वो ना आता, हमारे टैक्स के पेयर के ऊपर PDDC के स्टाफ की तनख्वाहें भी ना आती, वहाँ का मेंटेनेंस भी ना, वो इट वुड बीन अ प्राइवेटली रन ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू नो। ओके, so this is by the way why Wild Watan Safari to date has been an informal company. I hate सरकारी मुदाखलत। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लाइक आपके जो एक्सपीरियंसेस है ना, मेरा ख्याल है कि वेरी वास्ट एंड डाइवर्स। लाइक आपने हॉर्स राइडिंग और उससे पहले
बहुत सारे FIA क्या नाम है, डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, स्पीयर फिशिंग, सेलिंग। अब जरा डाइविंग की बात करते हैं। या प्लीज। तो आई हैव सीन यू स्विमिंग बाय द वे इन द रिवर, फ्लोइंग रिवर इन अ वेरी sharp current. तो इतनी अच्छी स्विमिंग कहाँ से, लाइक मैंने नहीं ख्याल किया कोई स्विमिंग पूल पाकिस्तान ब्रो, राइट हियर। वही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान को द वे आई सी पाकिस्तान इज एशियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। सो पाकिस्तान में हर चीज़ है, वी हैव स्विमिंग पूल्स, वी हैव स्विमिंग इंस्ट्रक्टर्स। माय स्विमिंग इंस्ट्रक्टर व्हेन आई वाज वेरी यंग वाज माय फादर, एंड कराची में देयर वाज एन ओल्डर पारसी जेंटलमैन, ही इज पास्ड अवे नाउ। So he was an excellent swimmer. I think he represented Pakistan in Olympics sometime way back when Pakistan अपनी golden age. हालांकि Pakistan golden age should be upcoming. It shouldn't be something which was in the past. उस वक्त तो पाकिस्तान था 2 दिन का, तो वो कौन सी golden age थी, असल तो अब आनी चाहिए और इंशाल्लाह आएगी. Ever hopeful. I am here because I believe in that. So swimming भी इधर सीखी, riding भी इधर सीखी, और बेसिक ड्राइविंग भी मुझे कराची की सड़कों से सिखा दी थी, मतलब वो एग्रेसिव ड्राइविंग। हाँ, उसको पॉलिश करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, बट होपफुली हियर नाउ इन वन ऑफ द प्लान्स इज टू स्टार्ट अप अ मोटर स्पोर्ट्स एकेडमी, पार्ट ऑफ द रैंच एक्सपीरियंस, सो वी कैन टीच, वी कैन प्रॉपर्ली, जैसा पूरी दुनिया में रेस स्कूल्स होते हैं, वी शुड हैव वन एज वेल। अब तो रेसिंग इज बिकम वेरी बिग हियर। सो डाइविंग का ये था, स्विमिंग का ये था कि सो आई वाज वेरी यंग, फिर आई वाज ग्रोइंग अप इन कराची, समंदर मेरे आगे था, हमारा घर भी बीच के ऊपर होता था, तो आई यूज्ड टू गो टू द फ्रेंच बीच अ लॉट। तो स्विमिंग आई टुक ऑन, सेलिंग, स्विमिंग, ये दोनों चीज़ें। एंड वंस यू स्टार्ट स्विमिंग इन द सी, द फियर ऑफ वाटर गोज। और ये लोग जो डूबते हैं, चाहे दरिया हो या समंदर हो, दरिया तेज हो या आहिस्ता हो, जो लोग डूबते हैं वो डूबते हैं पैनिक की वजह से। आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर इज पैनिक, घबरा जाओ। तो नॉट टू साउंड पॉलिटिकल, पर घबराना नहीं है। ये बड़ा अच्छा आंसर था, लाइक इट। तो इसमें लाइक आप जब स्पीयर फिशिंग करते हैं कुछ जाके, सो वो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। श्योर। सो ओके, ग्रेट, अगेन बहुत यार लवली क्वेश्चंस बाय द वे, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस। ये बहुत क्लोज टू माई हार्ट है। वी वर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड नाउ टर्निंग, हैज टू टर्न in an eco planet friendly direction because we are very late already. ठीक है? So when we talk about planet friendliness and we talk about fishing, right now the way the world is fishing, the industrial scale जो fishing हो रही है, that is dismal. The future is dismal. They say कि in the next 50 years there will be no fish left in the sea. Already, by the way, मैं आपको एक चीज बताता हूँ which is very alarming and I hate saying depressing stuff. वो ये कि राइट नाउ एज वी सिट हियर, दुनिया के समंदरों में कुल मिला के प्लास्टिक ज्यादा और मछलियां कम है इस वक्त एज वी सिट हियर। देयर इज मोर प्लास्टिक जंक एंड ट्रैश इन द सी देन देयर आर फिश ऑलरेडी। सो हैविंग सेड दैट, द मोस्ट सस्टेनेबल वे ऑफ फिशिंग, बाय द वे, एंड व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज टू मी कि कुछ मुल्कों में ये इलीगल है, स्पीयर फिशिंग। अच्छा। जिसमें आप एक स्पीयर गन लेते हो, आपको खुद पानी के अंदर जाना पड़ेगा, कहते हैं घर में घुस के मारा, जो कि फिश का होम टेरेन है, आप होम ग्राउंड है, उसको इट हैज गिल्स टू ब्रीथ दे, यू आर ऑन वन गल्प ऑफ एयर, ठीक है। बिकॉज स्पीयर फिशिंग के लिए मैं स्कूबा का टैंक पहन के भी जा सकता हूँ, बट देन माई चांसेस ऑफ हिटिंग अ फिश आर वेरी लेस। वो इसलिए क्योंकि यू आर एन एलियन टू द फिश, बिकॉज यू आर ब्लोइंग बबल्स, यू गॉट ऑल दिस मेटल ऑन यू, द फिश काइंड ऑफ अवॉइड यू। बट व्हेन यू आर अ फ्री डाइवर, when you are hanging out in the same area spear fishing for about half an hour to an hour, the fish actually become curious. They start coming close to you to check you out. ये भी कोई मच्छी है, एक किड़ी मच्छी है, let me go see, तो let me go say hello. They come pretty close and you can. So now अब होता क्या है कि एक जो इंडस्ट्रियल फिशिंग तो इज प्योर इवल, उसको तो आउट कर दिया। अब दूसरी अब ये रिक्रिएशनल फिशिंग है, 2 किस्म की हो सकती है ना, हुक एंड लाइन से, और दूसरी हुक एंड लाइन में क्या है, अगेन यू सिटिंग अबव द सर्फेस ऑफ द वाटर, आप कोई पकड़ना चाहते हो, लेट से कि आपका आज का क्वेरी थी कि यार मैंने 5 किलो की ग्रुपर पकड़नी है, ठीक है, यू सिटिंग, आप वो बेटर, कोई गारंटी तो नहीं है कि ग्रुपर ही पकड़ेगी, कोई और मछली पकड़ लेगी, यू डोंट नो कि कितने फुट की, क्या उसका साइज है। सो जो बहुत ही कॉन्शियस किस्म के लोग हैं वो कहते हैं कैच एंड रिलीज के, वो दिस इज नॉट आई एम लुकिंग फॉर, उसको हुक से उतारते हैं वापस फेंकते हैं, बट यू स्टिल इंजर्ड द पुअर गाय, यू स्टिल उसको पीटीएसडी तो दे दी, यू नो एग्जैक्टली, वो बेचारा पूरी जिंदगी जो है वो उसको डर रहेगा कि वो खाना खाते हैं, आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, व्हाई हरास द फिश। सो नाउ व्हेन यू आर विद द स्पीयर गन, यू गोइंग इन, इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू टू स्टार्ट विद, बिकॉज यू नो यू फिजिकली फिट, you have to be physically fit to do that. You're down there, you're on one gulp of air,
A good spear fisherman in one breath can probably remain submerged for 3 minutes. You can hold your breath for 3 minutes when you're underwater. So for 3 minutes आप कितनी मच्छी मार लोगे? एक आप then you'll come back up, then you'll go down again. 1.5 घंटे में आप कितनी मार लोगे? 1.5 घंटे में if you're in a very rich area with target rich environment, तो आप मार लोगे 10-15. That's nothing. घंटा 1.5 आपने वो किया 10-15, which is enough कि आपका फ्रिज जो है वो एक फ्रीजर जो है वो एक हफ्ते के लिए भर गया. But at least everything you shot, you saw what आपने किसी को वेस्ट नहीं किया. You saw the size, कि यार ये ठीक है, and you hit it. So it's a very targeted. It's a sustainable way of fishing. Right. You're not आप depopulate नहीं कर रहे समंदर को. आप जेनोसाइड नहीं करिए. जो ट्रोलिंग वगैरह है ना, इंडस्ट्रियल फिशिंग, दिस इज जेनोसाइडल. बिकॉज ये तो अंडा शंडा जो कुछ, ये तो नीचे इन्होंने एंकर डाला हुआ होता है जिसके साथ ये ड्रेज कर रहे होते हैं इसको, नेट को. वो तो पूरी रीफ्स को, मतलब वो फिश का जो इकोसिस्टम है, जो हैबिटेट है, उसी को तबाह कर देता है. मतलब वो जो फिश रह जाती है नेट में, नहीं भी वो बेघर हो जाती है. वो भी उसकी जिंदगी और भी खराब हो जाती है, मतलब कंपेयर टू द वन दैट गॉट किल्ड इंस्टेंटली. सो दिस व्हाट आई एम सेइंग. सो आई एम अ बिग ह्यूज एडवोकेट for, and it's a lot of fun, by the way. It's a lot of fun, तो हमारे ये जो कोस्टल लाइन है, जहाँ पे स्पीयर फिशिंग हो सकती है, वो लाइक कितनी गहरी है? या 1650 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है, फ्रॉम पाक ईरान बॉर्डर टू पाक इंडिया बॉर्डर. 1650 किलोमीटर. टू पुट इन पर्सपेक्टिव फॉर यू व्यूअर्स, इज द डिस्टेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची. ठीक है, यही डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आपकी कोस्ट लाइन है. और आपकी कोस्ट लाइन में 1 इंच भी ऐसा नहीं है जिसपे आप स्पीयर फिशिंग ना कर सकते हो. 1 इंच भी. एंड स्पीयर फिशिंग के लिए, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर एंड हाउ गुड यू आर एंड हाउ ओल्ड यू आर, स्पीयर फिशिंग 3 फुट गहरे पानी में भी हो सकती है. Okay, because there are certain fish that hang out in the shallows. You could be crabbing there. The crabs, they hang out in the shallows. There's other fish, there's proper fish. There are even sharks that hang out in 3 feet of water, 1.5 foot water for that matter. And there's fish that is in much deeper waters. So it all depends on you. Where do you have a boat or no? Do you want to go that deep? Are you trained enough to go that deep? And just do it. Or is there danger involved? Yes. And in all fun stuff in the world, there is danger involved. There's nothing wrong with dying, by the way. We've already established this. There's nothing wrong with dying. कि आप पूरी जिंदगी बाइक ट्रिप ना करो, आप पूरी जिंदगी स्पीयर फिशिंग ना करो, ये सोच के कि मैं मरूंगा नहीं, you're kidding yourself. You're still gonna die. Might as well do something worthwhile with your life, and so that's. Speaking of the danger, आपने कभी danger अपने सामने देखा है? Yeah. In spear fishing. Yes. 1990s में जब मैंने नया ये सारा कुछ स्टार्ट किया था, मुझे याद है कि 2 दफ़ा सेम स्पॉट हैज बीन डेंजरस फॉर मी ट्वाइस, बट इट्स माय फेवरेट स्पॉट इवन टुडे बिकॉज दैट हैज द मोस्ट, इट्स सो फुल ऑफ सरप्राइज. एक दफ़ा मैंने डाइव की चन्ना आइलैंड के पास, बोट को एंकर करके मैंने डाइव किया. और जब मैंने डाइव किया तो मैं बस अभी बोट से थोड़ा, अच्छा पानी के अंदर करंट होता है ना, इवन समंदर के पानी के अंदर, सो बोट तो एंकर्ड होती है वो एक जगह पे. The diver when he's down, तो वो थोड़ा सा move कर रहा होता है, and you don't even realize that you're moving because you lose that kind of orientation. You're in blue, everywhere is blue, right? It's the same. So I saw a white tip shark, not a great white shark, वो शुक्र है पाकिस्तान में नहीं है, but white tip shark is also known to attack people. There must have been a 6-7 foot shark, so it was the same size as me, at least, maybe a little bigger. तो और वो व्हाइट टिप शार्क्स आर वेरी वेल कैमोफ्लेज बाय द वे इन द वाटर. वो जब बहुत करीब आती है तब आपको नजर आती है, क्योंकि वो भी ब्लू शेड के साथ है. दे परफेक्टेड बाय नेचर टू कैमोफ्लेज. तो वो सो आई वाज डाइविंग एंड ऑल ऑफ अ सडन शार्क जो है ना केम फेस टू फेस. तो मेरे सारे बुलबुले छूट गए. मेरे जो बुलबुले छूटे तो शार्क की भी थोड़ी सी फट्स हो गई. ये क्या चीज़ है तो आई रिमेंबर वी बोथ टर्न्ड, आई टर्न्ड अप एंड द शार्क टर्न्ड अवे एंड वेंट, बट मेरी खांसी पैक हो गई थी. मैंने आई वेंट अप, आई रियलाइज कि बोट तो बहुत दूर हो गई और अब मैं इतना नर्वस, एंड देन आई वेंट बैक डाउन. वो एक बड़ी, सो दिस इज कैरेक्टर बिल्डिंग. उस वक्त आई वाज क्वाइट यंग, आई एम टॉकिंग अबाउट सम, आई वाज 16 or 17 years old. तो उस वक्त जब आप 16-17 साल की और आपको ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि डू आई फेस माई फियर वेयर आई हैव अ हायर चांस ऑफ सर्वाइबिलिटी. जब आप पानी के नीचे होते हो तो शार्क रिस्पेक्ट्स यू मोर, ठीक है, बट व्हेन यू आर अ स्विमर ऑन द सरफेस, a shark does not respect you, it will come and it will bite you, ठीक है. बट इंस्टिंक्चुअली आपकी इंस्टिंक्ट से कह रही होती है, क्योंकि आप डरे हुए होते हो कि आई डोंट वांट टू सी इट, तो मैं सरफेस पे चला जाऊं, मुझे वो बोट नजर आती रहे, मुझे दिल तसल्ली मिलती रहे. दैट वुड, बट दैट्स नॉट, यू हैव टू बी काउंटर इंट्यूटिव, ठीक है. आपकी इंट्यूशन कह रही होती है कि मैं ऊपर चला जाऊं,
but you have to go down. So at 16, 17 years of age, I had to make this decision कि नहीं, I have to remain underneath and go to the boat under the water, ताकि मैं shark को भी देख सकूं कि वो उसकी क्या movement है, वो कहीं करी तो नहीं. And the shark should also see me in a respectful way कि यार ये भी कोई पानी के अंदर बड़ी सी चीज़ है, ये कोई मुझे ही ना खा ले. You know what I'm saying? But surface की चीज़ों को वो respect नहीं करती because उसका जो prey animal है वो surface पे होता है. So I went down and I made that trip to the boat, which was the longest trip. हालांकि boat must have been maybe 20 meters away from me, but it was the longest 20 meter swim that of my life. क्योंकि मुझे हर चीज, मुझे Jaws का music, by the way, Jaws movie का music मेरे कानों में चल, I could hear my own heartbeat very loud. पानी में sound बहुत वो आती है. Exactly. The second time was also here. वो हुआ कि मैंने बोट से छलांग मारी पानी के अंदर. It was a very sunny winter's day, very sunny, very bright day. मैंने पानी में छलांग मारी, पानी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दे रहा था, मतलब it was very bright under the water and I was like wow, it was sunny, but I didn't realize it's this sunny. क्योंकि पानी के अंदर ना sunlight जो वैसे भी it breaks apart and it does kind of बड़ा ज़बरदस्त laser light show हो रहा होता है अंदर, तो वो बहुत ही ज़्यादा लेज़र था ना. तो I was like what's going on here ना, तो मैंने वो उसकी हर तरफ ना चमक रही थी, मतलब मुझे सनग्लासेस की ज़रूरत पड़ी, मुझे था कि I wish I had sunglasses. एंड देन आई रियलाइज कि ये जो मैं देख रहा हूँ अपने सामने सिल्वर लाइन, हर तरफ जब मुड़ रहा हूँ मेरे हर तरफ ना वो सिल्वर है पानी. जब मैं देख रहा हूँ तो उसमें फिर मुझे आंखें नजर आने शुरू हुई, बहुत सारी आंखें नजर आनी. तो एक फिश होती है उसको कहते हैं बैराकूडा, उसको टॉर्पीडो ऑफ द सी भी कहते हैं. इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट फिश इन द सी एंड आई होप योर एडिटर्स कैन व्हेन यू एडिट एंड शो इट टू योर व्यूअर्स, तो वो ये इन चीज़ों के. सो बैराकूडा को अगर आप देखोगे it looks scarier than a shark by the way, because it has this long mouth, like जैसा एक एरो होता है ना, bow and arrow वाला, उस तरह teeth coming out of his jaws, ऊपर नीचे उसके pointed teeth, ठीक है. तो बैराकूडास जो होते हैं वो कभी कभार करते हैं फीडिंग फ्रेंजी में चले जाते हैं. जब फीडिंग फ्रेंजी में होते हैं तो वो बहुत सारे हजारों की तादाद में एक जगह पे they start circling their prey, ठीक है. एंड उसके बाद ना they'll come and they'll take a bite. तो वो ऑलरेडी फीडिंग फ्रेंजी चल रही थी, कोई और फिश थी वहाँ पे जिसके इर्द गिर्द उन्होंने जो गोलदारा बनाया था, and I dove right in the middle of that. And it took me a little while to realize कि हो क्या रहा है. मुझे जो आखिर में मुझे oh shit, ये तो बैराकूडा है, you know. And I looked below me and there was fish जिसको वो कर रही थी query, and I could see वो arrow because they are some of the fastest fish in the sea. I mean we are talking about 50 kilometers, 50 miles, I don't know, 50 kilometers an hour underwater. Really? That is like a bullet. So I could see them coming like a bullet. उस फीडिंग बोल में से ना वो आते थे, वो नीचे वो फिश को लेके, their bite is so strong they would bite a fish into clean half. ठीक है, मतलब आधी फिश रहती मुझे तड़पती नजर. देखा इनको तो गधों को मैंने नहीं कहा, they'll come and they'll start you know attacking me. तो I went so it took me, I don't know, उस वक्त time slows down ना, आपके अंदर adrenaline इतना ज़्यादा होता है. I think it must have taken in reality maybe 30 seconds for all of this to set in. And I went right back up and again वही चीज़ हुई थी कि the boat had drifted away from me. But उस वक्त मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं swim, because this was actually much more dangerous situation than the shark. ठीक है, because there was one shark, there is 1,000 freaking barracuda. वो तो अगर सारे आके एक बाइट भी लें, in 1 second I am down to the bones. मैंने आवाजें मारने शुरू की, God get me out. तो वो आई कश्ती, उन्होंने मोटर ऑन की. लाइक आजकल जो हम कहते हैं कि चरना आइलैंड में आप जाते हैं और स्कूबा डाइव करते हैं, और लोग भी जाते हैं लाइक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, तो इज इट सेफ? लाइक वेरी सेफ. इफ आई डोंट नो स्विमिंग एट ऑल एंड वो 2-3 घंटे की शायद ट्रेनिंग होती है, वो लेके मैं स्कूबा डाइव कर सकता हूँ? Scuba जो है ना, scuba stands for self-contained underwater breathing apparatus. Okay, scuba is when you see somebody with a dive tank और मुंह पे वो बड़े से उसने वो लगाया, that's scuba. Okay, so scuba के लिए you don't need to be a swimmer at all. ठीक है, scuba के लिए the only physical skill you need to have is cycling. आपने नीचे आके पेडल करना होता है, ठीक है. There is no swimming involved in scuba. Free diving, which is what I prefer more than, I like free diving much more than, जिसको snorkeling भी कहते हैं. For that you should know how to swim. But having said this, उसके लिए आपको कोई ओलंपिक लेवल स्विमर होने की जरूरत नहीं है. लाइक यू डोंट हैव टू नो स्ट्रोक्स. आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक वगैरह आना आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आना चाहिए. एंड आई वुड सजेस्ट एवरी पाकिस्तानी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एवरीबडी शुड लर्न हाउ टू स्विम, बिकॉज हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं वो 2/3 तो पानी है. यू लिविंग ऑन अ वाटर वर्ल्ड एंड यू डोंट नो हाउ टू स्विम, शेम ऑन यू, यू नो. बट यू शुड नो हाउ टू स्विम.
बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, समंदर के अंदर डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो बहुत बॉयंसी बहुत ज़्यादा होती है उसके समंदर, वो भारी पानी है बिकॉज उसके अंदर सैलिनिटी सॉल्ट है, यू फ्लोट ऑटोमेटिकली। इनफैक्ट जब हम स्कूबा करते हैं, जब मैं फ्री डाइविंग भी कर रहा था स्पीयर फिशिंग के लिए, मैं अपने ऊपर वेट्स बांधता हूँ so I can go deeper down, you know. Otherwise स्कूबा सूट खासतौर पे आपने पहना, you can be breathing, आप कॉफी पी सकते हो ऊपर, you'll be just lying down on the surface of the water drinking coffee, you will not drown, you will not sink. So it's the other way around. जो people who actually die at sea, मैंने आपको पहले भी बात हुई कि वो घबराने की वजह से panic, when you panic and when you fighting, वो fatigue होके मर जाते हैं बेचारे, ठीक है, दे आर फाइटिंग द करंट ऑफ द वर्ल्ड, वेव उनको बाहर ले गई है, करंट जो है वो लेट से लेफ्ट का है, उनको समंदर साहिल सामने नजर आ रहा है, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द फ्लो दे आर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट, यू कैन नॉट बीट द सी, you know, you cannot beat the sea. So join the sea, you know, where it's taking you, थोड़ा थोड़ा अपना, थोड़ा उसका मानो, थोड़ा उसका अपनी मानो. Sailing भी यही है. The art of sailing is also the sailing bee is one of the best things you can do on the sea. I think my favorite thing to do is sailing. I think is the most romantic. अगर आपने इस अर्थ के साथ, इस प्लैनेट के साथ रोमांस करना है, दैट सेलिंग, ठीक. सेलिंग में भी होता है, when if I am at A and I want to go to B, straight line is not how you go. Exactly. You have थोड़ा सा wind की माननी पड़ती है, थोड़ी समंदर की, and you make a ladder, you go left right zigzag and you get there. Right. You understand? So that's how it's done. Amazing जी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपसे Same here, man. बात करके. Loving it. I don't know how long your podcast supposed to be. But वो हम एंड पे कर लेते हैं कि लाइक गुड चंक जो है ना 40 to 50 मिनट्स का हम निकाल लेते हैं. 40 to 50 minutes? Yeah. Whoa, okay. And then we talk about different things like as I said कि हम इस conversation को it's not going to be just video. Yeah. A lot of stuff will be converted into different stuff and Cool, we'll add on I'm really looking for. As and when it happens, please shoot it to me as well, so I can post it on my. Definitely, I'll do that, inshallah. तो अब एंड पे थोड़ा सा ये बात करते हैं कि how do you you know manage your work, like work life balance जिसे कहते हैं. How do you do that, like with this kind of enthusiastic approach, with nomadic life, with a lot of, you know, adventures to go and have it? How do you do that? Wow. So again, wow, you full of great questions, by the way. So yeah, work-life balance. I don't know if anybody in the world is very happy with their own work-life balance. I think life, the nature of life is such that is a very limited time. बहुत छोटा सा time frame है जिसके अंदर हमने we want to do too much and a lot. So उस लिहाज से देखा जाए तो I'm just like anybody else. But in my personally what जो hack जो मैंने निकाला है वो ये निकाला है कि my work and my pleasure is one and the same. So मेरे जो पैशंस हैं मैंने उन्हीं को मोनेटाइज करने की कोशिश की अपनी ज़िंदगी में. So right now when you first came to meet me, I was at my dera with the horses. तो उनके मैं इंजेक्शंस वगैरह उनकी वो कर रहा था पूरे, तो वो दैट इज़ ऑल्सो वर्क. सो वो मेरा प्लेजर भी है, मेरा पैशन भी है. बट एवरी डे दैट आई स्पेंड विद द हॉर्सेज, वेदर आई एम राइडिंग देम या जस्ट मेंटेनिंग देम, वो मेरा वर्क भी इसलिए बिकॉज इट इज़ इम्प्रूविंग माई ट्रेड, इट इज़ इम्प्रूविंग माई वर्क, इट इज़ गिविंग मी अ लर्निंग कर्व. एवरी डे इज़ अ लर्निंग कर्व, यू नो. सो बिकॉज आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दीज रैंचेज फॉर टूरिज्म. और अभी एक बहुत बड़ा मैं कर रहा हूँ, वन ऑफ द, सो देयर इज वन इन धराबी एंड देन देयर इज वन जो मैंने बताया था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बहुत पास. So everything is for me homework, you know. So everything is helping me. Even your podcast, when it is, it'll help me because it'll get. We don't know how many people right now in Pakistan are sitting waiting for to develop something equestrian, for instance. या कोई उसका मोटो हो कि okay, here's a resource. Let me get in touch with them. So for instance, I have friends in the UAE. एक दोस्त है मेरा अरबी कतर में, वो इस वक्त मेरे पीछे पड़ा हुआ है कतर से. I have like at least 7 messages from him in the last 2 weeks. कि यार उमर वो कतर में मैंने एक रैंच वो डेवलप करना, so I need you here, I need you. So but I don't want, एक तो summers is too hot over there and I've got too much over. But at least now I know कि मेरे पास एक fallback plan है, you know. So इस तरह की चीज़ें होती हैं. So no day is wasted unless you're wasting it. Exactly. So this is beautiful. I mean जितना भी अगर मैं भी travel का enthusiast हूँ, that's why you know we're sitting here because हम वही एक we've done all this road trips together. Exactly. So अब उसमें ये होता है कि for example when you are you know doing a day job and still finding something you know of your interest, तो बड़ा एक मसला हो जाता है कि यार मेरा दिल कहीं हो रहा है, दिमाग कहीं हो रहा है.
और फिर सैटरडे संडेज फॉर फैमिली लाइफ इज़ लाइक डूइंग ऑल द होम कोर्स, और उसी में ही फंसा रहता है कि यार अब ये करना है, एक लिस्ट पूरी तैयार है। तो हैविंग सेड दैट, नोमैडिक लाइफ इज़, मेरा ख्याल है कि यही एक बेस्ट आंसर है। I honestly देखो मैं I'm practicing what I'm preaching, you know, I'm living that nomadic lifestyle। मैं आपके सामने हूँ, 5 महीने समंदर पे होता हूँ, 5 महीने ऊपर पहाड़ों में होता हूँ, 1-2 महीने इधर होता हूँ रैंच पे, सो जिसकी वजह से इस्लामाबाद। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू लिव। पता है इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। मज़े की बात बताऊँ, बिकॉज आई एम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इंसान का जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, वी वर ऑलवेज सपोज टू बी नोमैड्स। हम बने, हमारी टोटल हिस्ट्री इस प्लेनेट पर 2.5 लाख साल की है। उस 2.5 लाख साल में से 2,40,000 साल हम लोगों ने नोमैड्स की तरह गुजारे हैं, क्योंकि हम लोग हंटर गैदरर्स थे, और जो एनिमल्स है दे आर नोमैडिक, ऑल एनिमल्स दे माइग्रेट, राइट। तो हम अपने हर्ड्स के साथ माइग्रेट किया करते थे, जो यू नो, सो वी वर नोमैडिक। ये तो 9,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर डिस्कवर कर लिया, बस दैट उधर से हमने गेम खराब की। सबसे पहले प्राइवेट लैंड ओनरशिप का भी कॉन्सेप्ट तब आया जब हमने एग्रीकल्चर डिस्कवर, जंगें तब से शुरू। जब प्राइवेट लैंड ही नहीं था, तो फिर कोई जंग इस पे होती है, ये मेरी चीज है, मेरी जगह है, स्टे आउट, यू नो, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। और तब से ही हमने क्या किया, हमने अपने जो इस प्लेनेट को भी तबाह हमने कर दिया, बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए हमने क्या किया, हमें ज़रखेज़ ज़मीन चाहिए थी। ज़रखेज़ ज़मीन उस ज़माने में वो होती थी जहाँ दरख्त होते थे, फॉरेस्ट, जंगल। सो वी स्टार्टेड क्लियरिंग, डिफॉरेस्टेशन करनी शुरू की ना, वी स्टार्टेड क्लियरिंग thousands of acres, hundreds of thousands, millions of acres of forest land to plant crops. And मजे की बात, जो worst चीज़ है वो ये कि crops are not even good for us. जो हमने चीज़ उगाई उस पे, wheat and rice, it is not even good for us. Exactly. अब हम now we pay a lot of money to nutritionists and gym trainers कि यार get us off our addiction for roti and rice. जो हमने खुद उगाई है। We were meant to live a high protein diet, you know. Exactly. तो इसमें मैं यही कहूँगा कि फॉर एग्जांपल अब जो मोबिलिटी अब अवेलेबल है विद ऑल द नोमैडिक लाइफ, हमें इंटरनेट ही चाहिए, लाइक अगर काम भी करना है तो आफ्टर कोविड जिस तरह हमने बात की थी, तो मेरा ख्याल है कि ये अडॉप्ट करने वाली चीज़ है। और समटाइम्स जब पॉपुलस या पॉपुलेशन जिस चीज़ को डिमांड करती है ना, फिर जो बेस्ट ब्रेन्स होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी दुनिया भर में इंटरनेट, आई एम गेसिंग यू द एक्सपर्ट, आई एम नॉट, इज प्रॉब्ली फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑल ऑफ दिस, बट वी हैव द ऑप्शन ऑफ जैसे ये स्टारलिंक वगैरह है। So when there will be more demand for very remote areas to have perfect seamless internet, तो खुद ब खुद more and more companies will provide that for you. So then there will be not be an inch of this planet जिधर आपके पास perfect internet नहीं होगा. It will become, मतलब it will not be a big deal. एंड पे इस पे बात कर लेते हैं कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि ये अडॉप्ट कर सकते हैं या अडॉप्ट करना चाहिए, और थोड़ा सा इसमें ये भी एडअप कर दीजिएगा कि ये फाइनेंशियल साइड पे देखते हुए आप की सस्टेनेबिलिटी, आपको कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा नोमैडिक लाइफ के लिए। बहुत ज़बरदस्त बात। देखो मैंने इसलिए बोला कि आई एम प्रैक्टिसिंग व्हाट आई एम प्रीचिंग, और क्यों प्रैक्टिस किया, क्योंकि मैंने अपने आप को अपना लेबोरेटरी माउस बना लिया, ठीक है। देखो कि लेट्स सी, और मैं आपको यहाँ पे बैठ के गॉड ऑनेस्ट ट्रूथ बता रहा हूँ कि नोमैडिक लाइफस्टाइल, जब से मेरा लाइफस्टाइल नोमैडिक हुआ है, आई नीड लेस मनी, आई स्पेंड लेस मनी, आई नीड लेस मनी, बिलीव इट और नॉट। बिकॉज सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, मेरा कोई डिफेंस में या DHA में या CDA में या बहरिया में कोई एक्सपेंसिव घर ना मुझे रेंट पे लेना पड़ा है ना मुझे। मैं क्योंकि नोमैडिक रह रहा हूँ, मैं रिमोट एरियाज में रह रहा हूँ, रिमोट एरियाज में रेंट्स आर वेरी वेरी लिटिल। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मैंने 5 महीने गुजारे अप नॉर्थ, और मैंने एक बहुत बड़ा एरिया लिया हुआ था रेंट पे, ठीक है, एक विलेज के अंदर, पुरसुकून से विलेज में हट के, टूरिस्टी एरिया से हट के, ठीक। तो मैंने एक फैमिली वालों से उनका घर का एक बहुत बड़ा पोर्शन विद बाग शाख हर चीज़ ली, तकरीबन 10 से 11 कनाल मेरे पास, क्योंकि घोड़ा भी मेरे साथ था, सो ग्रेजिंग की जगह की जरूरत थी। 10-11 कनाल का एरिया मैंने लिया हुआ था, और उनसे जो मेरी डील हुई थी वो हुई थी 10,000 रुपीज़ रेंट पर मंथ,
Really? 10,000 रुपीज 10-11 कनाल, ठीक है। Exactly. उसमें बागात भी थे बाय द वे, उसमें एंड आई यू सीन वीडियोस एंड आई हैव दोस वीडियोस, मतलब उसमें सेब के और ये क्या नाम है खुबानी के दरख्त भी थे, मैंने वो भी खाए, ठीक है, याशी भी की। डू यू नो आई एम सेइंग? Yes. इसी तरह जब मैं 5 से 6 महीने सर्दियों के नीचे था समंदर पे, तो मैं गरीब से फिशिंग विलेज, एक गांव था मछेरों का, उसमें मैंने एक बहुत बड़ा, उस गांव का सबसे बड़ा घर मैंने रेंट पे लिया हुआ था, 15,000 रुपए किराया, अच्छा, ठीक है, जस्ट आउटसाइड ऑफ कराची, ठीक है। और जो उस कम्युनिटी को फायदा हुआ मेरी से, और मुझे जो फायदा उस कम्युनिटी में, और ये जो कम्युनिटीज है ग्रास रूट्स वाली, ये आपको बड़ा ओन करती हैं, ठीक है ना। सेम हैपेंड टू मी अपना सेम। अच्छा, वहाँ पे मछली जो है वहाँ पे, क्योंकि मछलियों की वो थी बस्ती थी, तो एक तो मैं मछली खुद ही रोज मार रहा था विद माई स्पीयर गन, बट चलो किसी दिन मेरा कोई स्पेशल मछली खाने का मूड हो रहा था जो मैं स्पीयर गन से आप नहीं ले सकते, टूना शूना ही हो, तो इट वाज सुपर चीप फॉर मी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सेम वाज द केस व्हेन आई वाज इन द विलेज अपना। इट इज सो आई एम नॉट पेइंग दिस ह्यूज रेंट फॉर दिस ह्यूज हाउस। अच्छा, मजे की बात है, आप नोमैड होते हो सीजनल, आप सीजन के लिहाज से मूव करते हो ना। गर्मियों में आप सर्द जगह चले जाते हो, एसी का बिल चला गया ऐसे ही है। सर्दियों में आप गर्मी वाली गर्म जगह हीटिंग का बिल चला गया, बिल्कुल चला गया। सो आई एम टेलिंग यू द ऑनेस्ट ट्रूथ, ठीक है। अच्छा, जिधर मैं रह रहा हूँ उधर ही मेरी एक्शन है, तो मेरा डेली कोई कम्यूट भी नहीं है, तो मेरा जो आप डेली पेट्रोल खर्च करोगे उसका आधे से आधा इस्तेमाल होता है जब मैंने 4-5 महीने के बाद अपनी गाड़ी में सब कुछ रख के वहां से ट्रेवल करके कहीं और जा। So I am telling you the honest truth. It is the cheaper way to live. Right. Amazing जी, ये तो हम बातें करते जाएंगे और ये निकलती जाएंगी बातें, तो it requires another 2-3 episodes के हम इसको वो करें, तो let's conclude that। और उसमें अगर हम call to actions डालें in the end, तो what can be those 1 or 2 call to actions from this episode and discussion that you may want to, you know. Okay, so you'll have to educate me. What exactly does call to action mean? So call to action may mean कि आप जो हैं वो एक तो वो सारा लाइफस्टाइल और वो सारी चीज़ें जो आप अडॉप्ट किए हुए हैं और वो रह रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। और नंबर 2, हमने कोई इसको प्रमोशंस भी करनी है कि दिस इज़ द वे टू गो, यू नो, दिस इज़ मोर सस्टेनेबल, दिस इज़ चीप इन अ वे कि इसमें आपके बहुत ज़्यादा जायदादें नहीं लग जाती, और इसमें लाइक इट्स नॉट जस्ट कि आप सिंगल हैं या अकेले हैं तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, देयर वेज के सारी फैमिलीज जो हैं वो तो ठीक है चली जाती हैं। सो कॉल टू एक्शन यानी कि अडॉप्ट करने में जो एक फियर ऑफ अननोन होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ फैमिली टू फीड एट होम, मेरे लिए क्वेश्चंस ये होंगे कि यार नोमैडिक लाइफ, येस ऑल्दो आई बिलीव इन दैट, और मुझे मज़ा भी आ रहा है सुन के, and I'm supercharged. What should be my next step? Okay, so great. Now I understood what call to action is, so I'll tell you. So first and foremost, you have to understand इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक भी फ़ायदा है, you seeing new places, your children are growing with you. असल traveling is living. When you're traveling, you're living, you're learning, your children traveling, they're learning basic actual life skills. आपके सबसे एक्सपेंसिव स्कूल्स में जो बच्चे गए होते हैं वो एक गमले के अंदर एक गुलाब नहीं उगा सकते। ये कितना बड़ा फेलियर है कि योर मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स कैन नॉट टीच अ चाइल्ड हाउ टू ग्रो वन प्लांट इन देयर हाउस, तो वो अपनी खुराक कहाँ से उगाएंगे? There is no food security there. But on the road, in a nomadic lifestyle, you learn all of this. You learn this. You learn हर किस्म का, you can learn how to repair your own shoe. Exactly. You can learn how to make your own clothes, how to so many things, cook your own food. ट्रबल शूटिंग हो जाती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल अब आपके सामने एक मसला आ गया है, और जब हम एक मोहल्ले में बहुत अरसे से रह रहे होते हैं ना, एक ही शक्लें बार बार देखो तो टॉक्सिसिटी भी बढ़ रही होती है, ठीक है। बट नाउ मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मैं अब सीजनली, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं हर जगह पे जहाँ पे मैंने रुकना होता है, नॉर्थ में भी साउथ में भी, ठीक है। अब उनको पता है कि कुछ दिनों के लिए, so every day is a fun day, every day is a gathering day, every day is a cause for celebration. जब मैं चला जाता हूँ बड़े से कि तक वो मुझे मिस कर रहे होते हैं, मैं उनको मिस कर रहा हूँ, I'll go back, it will be a celebration. इसी तरह जब मैं नॉर्थ जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, for them it's a celebration, oh उमर आ गया, you know, and I'm like, hey guys, वो यार तुम्हें मिले वर्षा, you understand? So इससे पहले कि वो टॉक्सिक हो जाए, उससे पहले कि you know हम एक दूसरे से बोर हो जाए, I have moved. So you are developing more and more communities around you. Exactly, and this is what I'm saying. I think the easiest way for
more and more people to become nomadic. हर कोई नहीं हो सकता, ज़ाहिर बात है. There are certain jobs which will always require you to be stationary. There are certain professions. You can be an entrepreneur, you could be a factory owner, where you have to stay obviously where the factory is. I'm not saying it is a one size fits all solution, but it fits many people who don't realize that it fits them. मैं कह रहा हूँ कि जिनको फिट करता है कम से कम वो तो करे ना, वो तो इस चीज़ का फायदा उठाए. और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब ज़्यादा लोग कुछ करना शुरू होते हैं तो एक चीज़ होती है जिसको इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होता है फिर से कम्यून्स बन जाएंगे खुद ब खुद ही. ठीक है, प्लग एंड प्ले किस्म के कि यार वो फलानों ने फैमिली ने इस महीने हम तो एक कम्युनिटी की एरिया बना हुआ है जहाँ पे यू नो द पीपल ऑलरेडी, वहाँ पे आपका पूरा सेटअप है. दे नो कि इनको क्या, इनकी क्या क्या जरूरत है, यू केटेड फॉर वो आपका. सो आपकी कॉस्ट और आपका जो इनकन्वीनियंस वाला फैक्टर है कि वो हो वहाँ जाके मुझे पूरा घर सेटअप, कोई जरूरत नहीं. वो कम्यून बना हुआ है, वहाँ पे आपके 2 कमरे रेडी है, यू ऑलरेडी पेड. Just go, just land there. You may be, मैं तो बिल्कुल ही हार्डकोर कर रहा हूँ कि आई एम ट्रैवलिंग बाय रोड एंड डूइंग इट. आई वांट टू बी इवन मोर हार्डकोर. मेरी एक ड्रीम ये है कि मैं घोड़े पे करना चाहता हूँ ये पूरा, ठीक है. बट आई डोंट नो विद नाउ करंट रोड नेटवर्क्स के साथ ये इतना आसान नहीं. बट आई स्वेयर एवरी नाइट बिफोर आई गो टू स्लीप आई एम एक्चुअली चेकिंग आउट गूगल मैप्स में अपने लिए रास्ता बना रहा था कच्चे को, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं घोड़े को लेके जीटी रोड पे घुस जाऊं, व्हिच इज अ डेंजरस थिंग फॉर द हॉर्स एंड आल्सो नॉट प्लेजरेबल फॉर मी. मैं भी धुएं सूंघूं, घोड़ा भी धुएं सूंघे. तो आई एम ट्राइंग टू, अगर ये रोड नेटवर्क्स ना होती आई वुड हैव डन दिस इन द हॉर्स एंड आई वुड, इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती. बट आई एम डूइंग इट बाय रोड. अनदर फैमिली, अनदर पर्सन कैन डू इट बाय ट्रेन, अनदर पर्सन कैन डू इट बाय एयर. यू नो, कार पूलिंग भी हो सकती है. आप अगर आपका वो इकोनॉमी स्केल वाली बात होते हैं, 3-4 फैमिलीज हैं जो जेल टुगेदर एंड दे लाइक वी विल बी नोमैड्स टुगेदर, वो तो पूरी कोस्टर करा के बड़े लग्जरी से भी कर सकते हैं. There's so many ways. तो मैं ये क्वेश्चन आपको थ्रो करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट्स टू एक्सपीरियंस दैट नोमैडिक लाइफ या एक्सपीरियंस, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? I hope they do. And the best way to contact me, unfortunately, fortunately, is through my Instagram or my Facebook. And if you'll be kind enough to post it, then Yeah, sure. I would like to, even post your number if you don't mind. I don't mind. Go ahead. Sure, definitely. Absolutely. Even मतलब I don't mind to the extent कि मेरा जो वो number है वो मेरे उस पे भी है bio पे. And both my Instagram and Facebook are completely open. मतलब ये कि people who are not even friends, who are not even linked with me, can even come and connect, comment, message. So there's no so like मुझे कोई डर नहीं है, फिल्टर्स नहीं है. So like I haven't yet killed anybody. चलिए, अल्लाह करे कि ऐसे ही रहे. तो इसको हम कंक्लूड करते हैं. आई होप यू लाइक द डिस्कशन टुडे. वी हैड वेरी ओन उमर सलीम विद अस और बहुत मज़े की बातें हुई. वी विल डाइव डाउन इनटू things to explore that needs exploration as well. और हम अपने ब्लॉग पे मिलेंगे trulypakistan.net. और बाकी अगर आपने एपिसोड देखनी है तो इट इज़ वंडर विजन पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब. तो बाकी इंशाल्लाह अब से नेक्स्ट एपिसोड में बात होगी. अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए इन कमेंट्स. अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं उमर सलीम साहब से तो आप ज़रूर पूछिए, हम उन तक ये ज़रूर पहुंचाएंगे. और उनसे अगली एपिसोड में भी एक और एपिसोड हम करें और उन सवालों के जवाब उमर सलीम से डायरेक्टली लें. तो दैट वुड बी another thing for you guys. तो see you in the next episode inshallah. Hope you enjoyed the show. Thank you.